नमस्कार, समाचार संकलन में आपका स्वागत है। राजधानी रांची के रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्था में कल्याण एवं संबंधित विभाग झारखंड सरकार की ओर से आने वाले 28 से 30 अगस्त तक 3 दिवसीय ट्राइबल हिस्ट्री इशू एंड पर्सपेक्टिव इन अ इमर्जिंग वर्ल्ड पर सेमिनार का आयोजन किया जाना है। इसी को लेकर कार्यक्रम के विषय और विस्तृत जानकारी को लेकर एक प्रेस वार्ता डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्था के निर्देश एवं मुख्य इतिहासकार के द्वारा राजधानी रांची के एक निजी होटल में की गई। संस्था के निर्देश कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यशाला में 24 इतिहासकार बाहर से आ रहे हैं। इनमें आदिवासी इतिहास पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में नए इतिहासकार भी शामिल होंगे और झारखंड के इतिहास के विषय पर भी चर्चा की जाएगी। आदिवासी कलाएं, हमारे संस्कृति, लोक संस्कृति अभी भी बिल्कुल जीवित है। एक हिस्टोरियन का, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, एक सोशियोलॉजिस्ट का, वो एक प्लेटफॉर्म पे हम लाके हम प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने उसके बाद पंचपरगनिया रीजन में जिस तरह के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं उसके ऊपर भी काम किया है। कई जगहों पे हमें शिलालेख मिलते हैं या हमारे पास ऐतिहासिक लिटरेचर मिलता है, लेकिन यहाँ पर उसके बिना भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के बेसिस पे किस तरह का हिस्ट्री हम लिख सकते हैं इस एरिया का, इस रीजन का, उस पे मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा। तो एक प्लेटफॉर्म इस तरह का जो हमें ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिला है, एंड इसके लिए हम थैंक यू वेरी मच, हमें ये मौका आपने दिया है कि हम आगे अपना रिसर्च भी प्रेजेंट करें और यहाँ से बहुत कुछ सीख के भी हम जाएंगे। थैंक यू। बन रहा है, उसका फ्रेमवर्क अलग है। वो कौन सा फ्रेमवर्क है जिसमें आप काम कर रहे हैं? रांची में हर आदमी बोल रहा है रांची बदल रहा है, लेकिन रांची क्या अपने आप में बदल रहा है या कि बदल रहा है? तो उसके इतिहास की परियोजना क्या होगी, उसके इतिहास को हम देखेंगे किस तरह से, तो उस पर सोच विचार करने के बाद हम लोग, अभी तो पेपर जो होता है वो पहला एक आक्षेप होता है, उसके बाद 30 साल पहले देखती थी, काफी बदल चुका है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो उसका माने उसको ऐसे होना नहीं चाहिए। लोक कला है, लोगों के राज कौन चला रहा था और राजवंश किनके थे ये। चौथी बात की, जब हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं ब्रिटिश के आने के बाद, तो केवल क्रांतियों की श्रृंखला हमको क्यों सुनाई जाती है कि इन्होंने ये क्रांति कर दी, इन्होंने वो क्रांति कर दी। जो शांतिपूर्ण आंदोलन, पीसफुल मूवमेंट्स हुए आदिवासियों के, खास करके सरदारी आंदोलन जो 1858-57 से शुरू होके बिरसा के आंदोलन तक 1894 तक 40-45 साल तक कोई शांतिपूर्ण मूवमेंट चला हो किसी इलाके में और उसमें बात ही नहीं होती हो। भागीरथ मांझी का मूवमेंट शांतिपूर्ण मूवमेंट, तिलका मांझी का जतरा टाना भगत का मूवमेंट पूरा पीसफुल मूवमेंट। तो ये आदिवासियों के नाम पे केवल क्रांति या तीर उठा लिए, भाला उठा लिए, और हमारा जो स्टीरियोटाइप है जंगल और वो वाला जो सूट करता है, तो हम लोग केवल भूल वाली बात करते रहते हैं। तो ये कुछ 4-5 बातें मुझे कौनते रहती हैं, मन को बहुत ही दुखी पहुंचाती हैं कि ये बदलना चाहिए। और ये शुरुआत हुई है आपके यहाँ ट्राइबल इंस्टीट्यूट ने शुरुआत की है, और पिछले साल एक छोटी सी शुरुआत हुई थी। इस बार हम मुकम्मल एक कुछ चीजें स्थापित करेंगे, और बहुत ही आभारी हूँ प्रोफेसर राकेश बतवाल सर का कि जब इनसे भेंट हुई या मैंने अपनी बातें कही तो उनको कई चीजें जो हम कॉमन, हम लोग, मैम भी इस विषय पे बहुत पहले से काम कर रही हैं। खास करके जब आप वेदों की बात करते हैं तो संगम साहित्य लगभग वैदिक काल का ही, उससे प्राचीन साहित्य है। तो संगम साहित्य के आधार पर आप आदिवासियों के बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? ठीक है कि वेदों में आपको बहुत ही विकृत स्वरूप के रूप में मिल रहा है, तो मेन का तो उसी पे पेपर ही है कि संगम साहित्य में आदिवासी कैसे दिख रहे हैं। अगर द्रविड़ हैं तो द्रविड़ का तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो तमिल, ये संगम साहित्य, तो मैम का उसी पे काम है। राकेश बतवाल सर ने पिछले 2 महीने में पूरा समय लगाया, देश भर में कौन कौन युवा इतिहासकार या सीनियर इतिहासकार हैं जो आदिवासी विषयों पे काम कर रहे हैं। और शुरुआत में जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मैं पुरुलिया में मेरा फील्ड वर्क रह चुका है। हम काफ़ी
लंबा फील्ड वर्क करते हैं। मैं 2 साल एक छोटा सा गांव चोरदा में मैं रह चुकी हूँ और वहाँ का संस्कृति, जो पुरुलिया का संस्कृति जो झारखंड से मिली जुली है, मगर बंगाल से भी कोई धाराएं हैं जो मध्यकाल से ही आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो उस रास्ते से जाते थे, तो आदिवासी संस्कृति में भी उनका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। उनके गाने आप देखें, झूमर गाने देखें। उसके बाद हाल ही में जो भी राजनीति के संबंध में जैसे जैसे लोक संस्कृति अलग अलग रूप लेते हैं, वो मैं छो नाच पे काम मैंने किया है, झूमर पे। वहाँ के जो छोटे छोटे राजाएं थे, उन्होंने ये सब संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया, उसका असर हम अभी भी देख रहे हैं। जो भी NGO काम कर रहे हैं, हाल ही में इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट में भी आया है यूनेस्को का। तो ये मगर शुरू से ही उनका जो रूप राजाओं ने दिए थे ना, तो अभी वो ही थोड़ा और ज़्यादा एम्प्लीफाई हो रहे हैं। तो ये कुछ नया कुछ नहीं है। पुरुलिया के बाद मैंने काफ़ी सालों से चित्रकला पे काम किया है मध्य प्रदेश में। गोंड, प्रधान गोंड के कलाएं तो बहुत ही मशहूर है। इस होटल में ही आप देख सकते हैं, वो भी एक मिला जुला संस्कृति है। हार्दिक जोहार और आभार और संतोष सर को भी जोहार और सारे मित्रों को। 9-10 अगस्त तो शुरुआत हुआ था आदिवासी महोत्सव का, और वो 9 सितंबर को TRI के यहाँ खत्म हो रहा है। उन्होंने कंटिन्यू उसको रखा, उसका निरंतर ही बना के रखा है। जो ट्राइबल पेंटिंग का जो कैंप था वो तो खत्म हो गया था 1 हफ्ते के बाद। 2 सेमिनार जो चल रहे थे वो 11 को खत्म हुए थे। उसके बाद 2 सेमिनार और बचे हैं, एक ट्रैवल हिस्ट्री पे, एक इकोनॉमी पे। ट्रैवल हिस्ट्री पे हम लोग पिछले साल भी बात किए थे 9-10 अगस्त को 2022 में। कुछ चीज़ें जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमें बहुत बरसों से कौंधती रही हैं या हृदय को मथती रही हैं। कमीशन में मेरा पेपर हिस्ट्री था, मैं ऐसे साइंस का विद्यार्थी हूँ। 3-4 बिंदु पे मैं बात आप लोग को भी ध्यान में लाना चाहता हूँ कि अगर 1871-72 की जनगणना में 10% आबादी ही मात्र आर्यों की है, जिनका आर्यन रूट्स है, तो ईसा से 1500 ईस्वी पूर्व जब आर्यों की आबादी ही 1% रही होगी, तो भारत का इतिहास ऋग्वैदिक कालीन भारत और उत्तर वैदिक कालीन भारत के रूप में क्यों जाना जाता है? भारत के इतिहास का ये आर्यन सेंट्रिक जो है, या आर्यन हेजोमेनी जो है, या आर्यों की प्रधानता या आर्यों के ही इर्द गिर्द, उस थ्योरी की ही इर्द गिर्द घूमते रहता है। इतिहास का पूरा प्राचीन भारत, या तो आर्य भारत थे या भारत से बाहर गए या बाहर से भारत आए, मतलब पूरा बहस जो है प्राचीन भारत की आर्यों की इर्द गिर्द ही है। चाहे वो आ रहे हैं या जा रहे हैं, उसके बाहर कुछ सोच ही नहीं रहा है कोई। ये ब्रिटिश कालीन इतिहासकारों ने भी, जो कॉलोनियल इतिहासकार थे, उनका आर्यन रेस के साथ एक रोमांटिसिज्म था, वो समझ में आती है बात। लेकिन वो आर्यन रोमांटिसिज्म इतना लंबा कैसे खींच गया, और हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने भी कैसे इसको स्वीकार किया? क्योंकि अगर 10% 1872 में है और बाकी तो ईसा से 1500 ईस्वी पूर्व मान लीजिए कि 5% है, तो 95% अगर नॉन आर्यन लोग हैं, यानी कि संस्कृत न बोलने वाले, मुंडारी बोलने वाले, द्रविड़ भाषा बोलने वाले, साइनो तिब्बतन बोलने वाले, तो उनका इतिहास क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई रिटन कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट, कोई वेद नहीं है, या महाकाव्य नहीं है, या पुराण नहीं है, या अर्थशास्त्र नहीं है। तो अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है तो लिखा ही नहीं जाएगा इतिहास, बात ही नहीं होगी। पहला तो ये है कि ये आर्य केंद्रित प्राचीन भारत का इतिहास हमें स्वीकार्य नहीं है। इसे हम चुनौती देंगे और दे रहे हैं अपने सेमिनार के माध्यम से।